हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो मैं उसके आगे से कंटिन्यू करता हूँ, पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज करते हुए। ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी ये 1 सितंबर 1872 को होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था। आर्टिकल 370 अमेंड होने के पहले ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, बट अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज एच में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज ई में। और इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। राइट? हाँ भैया। ओके। तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट का डेफिनेशन एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। राइट? और उसका कंडीशन है दो ठो। पहला पहला कंडीशन, एग्रीमेंट होने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए ना। या अकेले में आईना के सामने जाके एग्रीमेंट करोगे? तो दो या दो से ज्यादा लोग होना चाहिए। दूसरा, मीटिंग ऑफ द माइंड होना चाहिए, यानी कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए, यानी मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। राइट? फिर कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जिसका लैटिन फ्रेज है, लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में। राइट? फिर हम लोगों ने जाना था कि प्रॉमिस क्या होता है। बोलता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेट signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted become promise, यानी कि जब मैंने किसी को प्रपोजल दिया या ऑफर दिया और सामने वाले ने उस पर हामी भर दी, तो जब सामने वाले ने उसको उस पर हामी भर दी या सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैं ये बता रहा था कि एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है वो कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। नॉट क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन, उसमें सबसे पहला है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। उसमें सबसे पहला क्या है? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। अब इसमें क्या है? से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने फ्रेंड को, ये देखो, ये मैं हूं, मैंने अपने फ्रेंड को राम को बोला कि भाई एक काम कर, कल हम लोग चलेंगे, क्या करने? मूवी देखने। क्या करने? मूवी देखने। कल हम लोग चलेंगे मूवी देखने। बट मैं किसी काम में फंसा हुआ रह गया, जिसकी वजह से मूवी नहीं जा पाया। तो मेरा फ्रेंड मूवी देख के आने के बाद बोलता है कि भैया आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आप मूवी देखने क्यों नहीं आए? तो मैंने बोला भाई मैं किसी काम में बिजी रह गया था, जिस वजह से नहीं आया। तो ये बोलता है कि भैया मैं आपको स्यू करूंगा, आपने एग्रीमेंट को तोड़ा है। मैंने बोला कौन सा एग्रीमेंट? बोलता है वही जो हमारे और आपके बीच हुआ था मूवी देखने का। मैंने बोला मुन्ना इधर आ, हमारे और तुम्हारे बीच जो हुआ था ना अग्रीमेंट, वो सोशल नेचर का था, वो सोशल मैटर का था। और सोशल मैटर वाला एग्रीमेंट ना लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। इस वजह से तुम मुझे स्यू नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एक बात बताओ, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एक बात बताओ, आए पति लोग तो आए दिन प्रॉमिस करते रहते हैं अपनी वाइफ से कि आज हम लोग यहाँ डिनर करेंगे, आज हम लोग यहाँ डेट पे चलेंगे, आज हम लोग मूवी देखने चलेंगे, ये करने चलेंगे, वो करने चलेंगे। बट फुलफिल नहीं कर पाते किसी रीजन से, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। ठीक है? तो वाइफ क्या करेगी? वाइफ क्या बोलेगी कि मैं आपको स्यू कर दूंगी, मैं आपके ऊपर केस करूंगी, आपने एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट को ब्रीच किया, आपने डोमेस्टिक एग्रीमेंट तोड़ा है, मैं आपको क्या करूंगी? स्यू करूंगी। तो वाइफ जो है वो हस्बैंड को स्यू नहीं कर सकती। वाई? क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर का अग्रीमेंट है, और ये अग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, नहीं कर सकता है। इसका एक फेमस केस लॉ है बेलफर वर्सेस बेलफर। फेमस केस लॉ क्या है? बेलफर वर्सेस बेलफर। हुआ क्या? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड रहता था किसी और सिटी में, वाइफ रहती थी किसी और सिटी में। ठीक है? दोनों अलग अलग रहते थे, किसी मतलब अलग अलग सिटी में रहते थे। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं तुमको
अदर सिटी में रहने के लिए हर महीने अलाउंसेस पे करूंगा, हर महीने अलाउंसेस पे करूंगा। बट बाद में पता चलता है हस्बैंड को कि उसकी बीवी तो उसको डबल क्रॉस कर गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो अब हस्बैंड ने अलाउंस देना बंद कर दिया, तो बीवी बोलती है कि मैं तुम पे केस करूंगी। बट क्या ये केस होना पॉसिबल है? क्या ये अग्रीमेंट तो है, लेकिन क्या इसमें लीगल ऑब्लिगेशन है? तो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, जिस वजह से वाइफ जो है, वो हस्बैंड को क्या नहीं कर सकती, स्यू नहीं कर सकती। और ये सिर्फ अग्रीमेंट है सोशल नेचर का। ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाया? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाया? कॉन्ट्रैक्ट बन पाया? जी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इनफोर्सेबिलिटी ही नहीं है। तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, ठीक है, जिस वजह से वाइफ हस्बैंड को स्यू नहीं कर सकी, राइट। अब देखो, अभी तक तो अपने पढ़ा कि कुछ एग्रीमेंट जो होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। तो एक सेंटेंस में आपको बोलता हूं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements, but all agreements are not contract। ये क्या है? देखो, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे एग्रीमेंट होंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट होगा, लेकिन जो एग्रीमेंट होगा जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो सोशल नेचर का भी होता है। और कुछ एग्रीमेंट तो ऐसे होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं कर पाते। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्या क्रिएट करेंगे? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। बट सारे एग्रीमेंट क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे? तो आंसर इज नो। क्लियर है? तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ूं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, अगर मैं आपको समराइज करके दूं कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन कौन से एलिमेंट मौजूद थे उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहला क्या था भाई? सबसे पहला क्या था? प्रपोजल। सबसे पहला क्या है? प्रपोजल। सबसे पहला क्या है? प्रपोजल जब क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। प्रपोजल जब क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। तो ये क्या बनेगा? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस में क्या आ जाएगा? प्रॉमिस के साथ में क्या आ जाएगा? कंसिडरेशन। तो ये क्या बनेगा? अग्रीमेंट। जब अग्रीमेंट में आ जाएगी इनफोर्सेबिलिटी, तो ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। चलो मैं सेक्शन भी यहां पे लिख देता हूं। सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज बी एग्रीमेंट का है, सेक्शन 2 क्लॉज ई, और कॉन्ट्रैक्ट का है सेक्शन 2 क्लॉज एच। क्लियर है? हाँ भैया, यहां तक क्लियर। चलो आप लोग थोड़ा सा बुक पढ़ लेते हैं, मैट पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये आ गए हम यहां, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंट्रोडक्शन अपने पढ़ा था, हाँ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सबसे पहले चीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हम लोगों ने पार्लियामेंट में पास करवाया था। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
एक्ट जो है वो बनाया किसने था? इट वॉज पास्ड बाई ब्रिटिश इंडिया, इट वॉज पास्ड बाई ब्रिटिश इंडिया। इसको बनाया कौन था? इसको ड्राफ्ट किसने किया था? तो इसको ड्राफ्ट किया था एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। किसने? एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। इसको ड्राफ्ट किसने किया था? एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। ठीक है। इंपीरियल का मतलब क्या हो गया? इंपीरियल का मतलब हो गया सुपीरियर, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो गया? लॉ बनाने वाली बॉडी। और काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब होता है टीम मेंबर बोल सकते हैं, यानी जहां पे बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का असेंट कब मिला था? 25 अप्रैल 1872 को। और ये केम इनटू फोर्स यानी एप्लीकेबल कब हुआ था? एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 1872 से। 1872 से ये एक्ट अप्लाई करता है पूरे इंडिया के ऊपर। पहले यहाँ पे था इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट 370 के अमेंड होते ही ये क्या हो गया? पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। पहले इसमें 266 सेक्शन हुआ करते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था तब। बट अभी अपने को कितना पढ़ना है? बट अभी हम लोग को पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 75 सेक्शन। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। चलो अब देखो, अभी मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है सेक्शन 2H में, बोलता है एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। एन अग्रीमेंट एन अग्रीमेंट एन अग्रीमेंट अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट के दो एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हुए? पहला एग्रीमेंट और दूसरा इनफोर्सेबिलिटी। अग्रीमेंट सेक्शन 2E में था कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, हाँ भैया। यहाँ पे ऑफर या प्रपोजल नहीं, एग्रीमेंट। ये इसको यहाँ से रिमूव कर दो, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। एग्रीमेंट क्या होगा? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। फिर प्रॉमिस का डेफिनेशन था सेक्शन 2B में क्या था? व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। यानी कि अगर मैंने वही मैंने किसी के लिए प्रपोजल बनाया और उसने उस प्रपोजल के ऊपर अपना असेंट दे दिया, तो उसे एक्सेप्टेड माना जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और उस एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। राइट, हाँ भैया। अब आगे देखो, एनफोर्सेबल का लॉ का मतलब, यानी द कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? मस्ट गिव रेज टू लीगल ऑब्लिगेशन, मस्ट गिव रेज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ओके। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, प्रपोजल या ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे एक्सेप्टेड प्रपोजल, या एग्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे फिर से मिस्टेक है, एग्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रॉमिस। जब प्रॉमिस में क्या आएगा? कंसिडरेशन। तो क्या आएगा? कंसिडरेशन। तो क्या बनेगा? अग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या आएगी? इनफोर्सिबिलिटी। तो ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए? ठीक है, तो बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। तो ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी जोर जबरदस्ती करके उससे वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कराया हुआ होना चाहिए। फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। पार्टी की कैपेसिटी यानी वो जो इंडिविजुअल, वो जो पर्सन होना चाहिए वो मेजर होना चाहिए।
साउंड माइंड होना चाहिए, यानी उसको चीजें समझ आ रही हैं, ऐसा इंसान होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ होना चाहिए। ठीक है, यानी उसको किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना किया गया। जैसे अलायन, एनिमी, इंसॉल्वेंट, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और बोलता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको वॉइड डिक्लेयर पहले से नहीं हो रखा होना चाहिए। ठीक है, जो चीजें सेक्शन 10 में नहीं लिखी हुई है वो क्या है? देयर मस्ट बी टू पार्टी इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अरे कुछ ऐसे चीजों का प्रॉमिस करो ही मत जो परफॉर्म ना कर सको, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मान लो ये एक्स है, मिस्टर एक्स, इसने मिसेस एक्स से प्रॉमिस किया कि प्रिय मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। बात का अमल समझा है? जो चांद तारे तोड़ के ले आएगा तू, तेरे छत पे उड़ रहा है चांद तारे, यानी ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है, ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है नहीं, तो ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। अब देखो, अब उसी चीज को एलेबोरेट किया गया है नीचे में, क्या है? देयर मस्ट बी ए टू पार्टी। अरे खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? खुद से एग्रीमेंट कर सकते हो? खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं, देयर मस्ट बी ए क्या होना चाहिए? टू पार्टी। देयर मस्ट देयर मस्ट बी ए टू पार्टी, यानी इकलौता इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कम से कम कितने पार्टी इन्वॉल्व होने चाहिए? कम से कम दो या दो से ज्यादा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, पार्टी मस्ट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये देख, लीगल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, यानी सोशल या डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? कोर्ट में इनफोर्सेबल होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है बेलफर वर्सेस बेलफर का। ठीक, हाँ सर। अदर फॉर्मेलिटी कंप्लाइड होनी चाहिए, यानी अगर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? इन द सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। बोलता है कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी है। ठीक है, कर्सर कहाँ जा रही है? फिर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, नॉट वेग और इनडेफिनिट। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन चीजों के लिए होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने बोला कि कि मैं तुमको पेन बेचूंगा, मैं तुमको पेन बेचूंगा, तो बताओगे ना कौन सा पेन बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा पेन बेचूंगा और कितने में बेचूंगा, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी तो जाके एग्रीमेंट बनेगा, फिर वो एग्रीमेंट इनफोर्स लीगल ऑब्लिगेशन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, जोर जबरदस्ती करके, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो वॉइडेबल माना जाता है। फिर पार्टी की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी लीगल एबिलिटी होना चाहिए पर्सन का, यानी वो पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और उसको किसी लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। फिर नेक्स्ट वन है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब अपने ऊपर पढ़े थे कि क्विड प्रो क्यों होता है, इसका लैटिन फ्रेज जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। फिर लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, अब आगे भी थोड़ा कुछ बताओ।
तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग यहीं तक कर रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, वैलिडिटी, नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का टाइप, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का टाइप। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।